नमस्कार सभी को। कल हमने पढ़ा था बाउंड्री कंडीशन के बारे में। ठीक है, सीमा बंधन के बारे में हमने पढ़ा था कल। अब देखना, उसके अंदर हमने एक बाउंड्री कंडीशन देख ली थी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है कैपिटल डी, उसके लिए हमने एक बाउंड्री कंडीशन जो है निकाली थी कुछ इस प्रकार से, d1n1 माइनस d2n2 इज इक्वल टू सिग्मा। ये हमने एक बाउंड्री कंडीशन कल जो है फाइंड आउट की थी। ठीक है, अब आगे जो है हम करने वाले हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं जिसे हम, उसका हमें उसके लिए बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सरफेस होती है, बाउंड्री होती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये कुछ प्रॉपर्टी को संतुष्ट करते हैं, किसी शर्त को संतुष्ट करते हैं, और उन्हीं शर्तों को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री कंडीशन। जैसे कल हमने एक शर्त ये डी के लिए निकाली थी। ठीक है, जैसे कि तुमने ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है, जब कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, दूसरे मीडियम में पहुंचते वक्त यानी कि पहुंचने के बाद वो जो है अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश जो है इस बाउंड्री के को जैसे ही पार कर रहा है, या इस बाउंड्री के ऊपर ये जो लाइट है वो एक अलग ही व्यवहार दर्शा रही है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा ही है, दो अलग अलग क्षेत्र है, रीजन है, और उनको एक लाइन है या कोई सरफेस है वो सेपरेट कर रहा है। तो उस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, और होता है तो कैसे परिवर्तित होता है, और नहीं होता है तो किस प्रकार से उनमें रिलेशन होगा, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है मैग्नेटिक इंडक्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण भी हम इसे कहते हैं। अब देखना इधर, तो सबसे पहले हम जो है मैक्सवेल की इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी बी के लिए, फेराडे का गाउस का जो चुंबकत्व का नियम होता है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बाउंड्री है, ये एक क्षेत्र है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान V1 है, दूसरे क्षेत्र में V2 है। ठीक है, और हमने एक इमेजनरी सरफेस जो है वो इमेजिन कर लिया है। ठीक है, और ये जो सरफेस है वो ये बता रहा है कि इसके अंदर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, गाउस का चुंबकत्व का नियम यही कहता है B डॉट ds इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब किसी भी बंद परिपथ से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, जितना अंदर प्रवेश करता है उतना ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये गाउस का नियम था। अब देखना इधर, और उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है हमने लिखा था कुछ इस प्रकार से। ठीक है, गाउस लॉ से हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ये समीकरण होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, मतलब कोई सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है, क्या कर लें, इंटीग्रेशन बोथ साइड, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसके अलोंग हमने क्या करा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इंटू डी बी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल हमने कर लिया है गाउस का जो समीकरण था चुंबकत्व का, उसके लिए। अब देखना, यहाँ पे यदि हम सरफेस, हमें यहाँ पे सरफेस के ऊपर देखना है कि क्या चेंज हो रहा है बी के अंदर। ठीक है, और हमने ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले रखा है, तो इस वॉल्यूम इंटीग्रल को हम एक बार सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो इमेजनरी सरफेस सिलेंडर माना है उसमें 4 सरफेस से हमने इसको परिभाषित किया है, तो ये जो पार्ट है उसको भी हम सरफेस इंटीग्रल के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको सरफेस इंटीग्रल में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, पी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना आगे, अब यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं हम। ठीक है, जो भी बंद परिपथ है उसके लिए। ठीक है, हाँ एक मिनट, सॉरी, स्टोक्स लॉ नहीं, डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। कौन सी थ्योरम,
डाइवर्जेंस थ्योरम होती है जो सरफेस को वॉल्यूम में या फिर वॉल्यूम को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सरफेस चार है, S1, S2, S1 डैश, S2 डैश। तो चारों सरफेस के अंदर से ये इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इसको हम टोटल मतलब इसको ओपन करके चार भागों में बांट सकते हैं। तो क्या होगा देखो, सबसे पहला S1, उसके लिए हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, प्लस S2 बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस S1 डैश बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस S2 डैश बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना, अब ये जो पूरा सरफेस है वो चार अलग अलग सरफेस में जो है हमने इसको बांट दिया है। ठीक है, अब देखना इधर, इसको हम और कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, S1, ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी डी एस, और इसकी डायरेक्शन किधर है वो देखना, इसकी डायरेक्शन किधर है वो देखना, ये जो S1 वाला सरफेस है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए एक वेक्टर हो जाएगा n1 कैप और साथ में ds। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, प्लस दूसरे वाले के लिए S2 के लिए, हाँ एक और बात, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना माना हमने, इसको B1 मान लेते हैं नीचे वाला, और ये क्या है B2। ठीक है, तो B1 लिख दिया। अब S2 वाला ये रहा सर्कुलर पार्ट, यहाँ लिख देंगे B2 N2 कैप और ds, प्लस S1 डैश के लिए, S1 डैश के लिए B1 डैश है, ठीक है, B1 ही है सॉरी, और ये ds वेक्टर हटा देंगे, और यूनिट वेक्टर क्या है इसका, तो मान लेते हैं N1 डैश कैप। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर है N1 कैप डैश, इसका है N2 कैप डैश, इसका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इसका भी परपेंडिकुलर बाहर, इसका भी परपेंडिकुलर बाहर, ये भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। हमेशा जो यूनिट वेक्टर होता है सरफेस का वो उस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है। ठीक है, अब देखो प्लस S2 डैश B इंटू N2 कैप डैश और ds इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, इसको हम आगे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इधर देखना, इसको हम आगे और क्या लिख सकते हैं, देखना इधर S1, ठीक है, एक मिनट, N1 डैश, ठीक है, अब देखना यहाँ पे हमें जो भी कंडीशन चाहिए वो कहाँ पे चाहिए, इस लाइन के ऊपर, इस बाउंड्री के ऊपर चाहिए हमको। ठीक है, यदि हम सिलेंडर को इस बाउंड्री के ऊपर ले आए, मतलब ये जो हाइट है इसकी जो हम मान रहे थे, कल भी मानी थी हमने h, ठीक है, इस हाइट को हम 0 कर दें, लगभग 0, तो ये पूरा सरफेस बिल्कुल यहाँ पे चपटा सा हो जाएगा, और कहाँ पे आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होगा तो क्या होगा देखना, नीचे से दबाया उसको मान लो ऊपर से, मतलब इसको कंप्रेस कर दिया, या फिर हम इसी जगह पे जो है कंसिडर कर रहे हैं इसको, ठीक है, मान रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको h टेंस टू 0 कर दिया है। ठीक है, बहुत ही छोटा, बाउंड्री के ऊपर सिलेंडर देख रहे हैं, तो देखो S1 डैश तो अभी भी है, S2 डैश तो अभी भी है, ठीक है, नीचे वाला N1 डैश भी है, N1 कैप और S1 भी है, लेकिन ये S1 और S2 एरिया कहाँ गए, गायब हो गए। जैसे हम लिमिट h टेंस टू 0 लगाएंगे, ये वाला एरिया घट के 0 हो गया, ये वाला घट के 0 हो गया, लेकिन ये वाला सर्कुलर पार्ट बचेगा, ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट भी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अप्लाई h टेंस टू 0, ठीक है, देन ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जो भी S1 डैश और S2 डैश है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे B1 S1 डैश है ना, S1 डैश ये वाला ds का इंटीग्रेशन करेंगे टोटल एरिया, और अभी टोटल एरिया 0 हो गया क्योंकि लिमिट हमने h टेंस टू 0 अप्लाई कर दी। अब बच्चा क्या वो देख लो, अब देखना है, इसको मैं लिख रहा हूं B1 N1 कैप
और ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा s, और s क्या है मतलब यहाँ पे s1, ठीक है। ds का इंटीग्रल करेंगे तो s आएगा, और ये कौन सा एरिया है s1, तो ये पूरा एरिया आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे s1, ठीक है, प्लस b2 n2 कैप और s2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बात देखना यहाँ पे, जितना सर्कुलर पार्ट ऊपर है सरफेस एरिया उतना ही सर्कुलर पार्ट नीचे, बस डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इनका जो सरफेस का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक और चीज, जितना यूनिट वेक्टर ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, क्योंकि एक जैसे सरफेस है। तो हम लिख सकते हैं कि S1 बराबर है S2 के, और कुछ मान लेते हैं S मान लेते हैं, ठीक है। और N1 कैप और N2 कैप दोनों बराबर है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट, एक की डायरेक्शन ऊपर एक की डायरेक्शन नीचे है, तो दोनों बराबर है। हम इसको मान लेते हैं n मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं n, ठीक है। यदि हम नीचे वाले को प्लस n मानेंगे तो ऊपर वाला माइनस n, ठीक है, या ऊपर वाला प्लस n तो नीचे वाला माइनस n मान लेंगे। तो अप्लाई करो इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा देखो, b1 n कैप, ठीक है, b1 n और s1 s2 की जगह क्या लिख देना s, ठीक है, प्लस b2 n2 s इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक और चीज, n1 और n2 इक्वल है लेकिन अपोजिट है, ठीक है, तो n2 को n लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का n लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, माइनस का, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखना इधर, s तो उधर कॉमन आके 0 हो गया, ठीक है, और n भी कॉमन आके 0 हो गया, तो क्या बचा, b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो b1 इज इक्वल टू क्या आ गया, b2 आ गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n जो है वो नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको b1n और b2n ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब समझना, ठीक है। अब देखो b1n का मतलब क्या है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, b2n ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, n सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो उसको हम इस प्रकार से भी लिखते, b1 n को 1 के साथ लिख दिया, मतलब कौन सा चुंबकीय क्षेत्र b1n नीचे वाला, b2n कौन सा ऊपर वाला, और n का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र का जो नॉर्मल कंपोनेंट है, मतलब परपेंडिकुलर नीचे की ओर और परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन थी, ठीक है। तो ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन है, और इस समीकरण से हमें ये पता चल रहा है कि नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये एक शर्त हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये बनेगा कि दो अलग अलग माध्यमों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस सीमा का पालन करता है, मतलब कौन सी बाउंड्री कंडीशन का पालन करता है। तो तुम्हें ये समीकरण लिखनी है और साथ में बताना है कि चीज क्या है ये। तो हम कह सकते हैं कि बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के जो नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन देखना, हाँ अब देखना इधर, वापस हमने एक बाउंड्री ली है, ये लाइन जो दिख रही है बाउंड्री है, ठीक है। दो अलग अलग माध्यम है, एक ऊपर है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र E1 है, और नीचे वाले माध्यम का विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो बीच में एक बाउंड्री पड़ रही है जो कि दोनों रीजन को अलग कर रही है, उस बाउंड्री के ऊपर विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखना इधर, अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी है नीचे भी है, कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। बीच में दोनों को सेपरेट कर रही एक सरफेस है, ठीक है। हमने एक इमेजनरी जो है लूप कंसिडर कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है देखना है कि गाउस लॉ लगाना है, कहने का मतलब, ठीक है, क्या लगाना है, गाउस लॉ, ठीक है। और उससे हम इसको इसके लिए जो बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करेंगे विद्युत क्षेत्र के लिए,
ठीक है। अब देखना, सबसे पहले तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो मैक्सवेल की इक्वेशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dt, ठीक है। ये मैक्सवेल की थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी। अब देखना आगे, कर्ल ऑफ ई है, ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, यही रहना दो, कर्ल ऑफ ई, इसको हम कर्ल ऑफ ई ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, तो क्या होगा ये देखना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ई इंटू डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी बी अपॉन डी टी इंटू डी एस, ठीक है। अब देखना इधर, तो ये हमने एक सरफेस जो है कंसीडर करा है। सरफेस कौन सा है, ये जो बंद लूप के अंदर जो सरफेस दिख रहा है वो सरफेस हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो क्या होगा देखना इधर, ये एस है और यही होता है डेल बी अपॉन डेल टी डॉट डी एस के फॉर्म में हमने पहले भी निकाला था इसको, ठीक है। अब देखना इधर, हम जो विद्युत क्षेत्र का मान देखना चाहते हैं वही लाइन के अलोंग है, किसी पर्टिकुलर लाइन के अलोंग है, ठीक है। ऊपर वाला कुछ ऐसे जा रहा है, नीचे वाला भी कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में नहीं है, ना तो ऐसे है ना ही ऐसे है, ऊपर नीचे की तरफ नहीं। विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में है, टेंजेंशियल है, स्पर्श रेखा इसके ऊपर यदि हम खींच दें तो ये स्पर्श रेखा के अनुदिश है, ठीक है। तो इसको हम लाइन इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं, किसको, एलएचएस वाले पार्ट को। तो क्या होगा देखो, हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे स्टोक लॉ, स्टोक थ्योरम, ठीक है। तो बाय स्टोक थ्योरम हम इसको लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रखते हैं माइनस का डीबी अपॉन डी टी इंटू डी एस वेक्टर, ठीक है। अब लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है, इस लूप के अलोंग देखेंगे हम, ठीक है, इसलिए लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। और लाइन इंटीग्रल का मतलब है यहाँ पे ये लाइन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ये जो क्लोज्ड लूप है उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन जो हम करेंगे, ठीक है, वो इज इक्वल टू क्या है, माइनस का सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी बी अपॉन डी टी इंटू डी एस। अब देखो ये लाइन इंटीग्रल जो है उसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट एक तो ए टू बी, फिर बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ए बी सरफेस, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस ए बी के बाद बी सी, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस सी डी, ठीक है, सी डी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस डी ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये एज इट इज रखते हैं अभी हम, डी बी अपॉन डी टी इंटू डी एस, ठीक है। अब देखना यहां पे, इधर देखना, हमने लेंथ कितनी मानी इसकी एल, हाइट कितनी एच, ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, ए टू बी, ई वेक्टर तो कांस्टेंट है, E1 है, क्या है, E1 विद्युत क्षेत्र का मान। जब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल आएगा, ये रहा एल, यहां से यहां तक ए बी की पूरी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, इंटू एल प्लस, जब हम बीसी की बात करेंगे, ठीक है, तो एच आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी हो रहा है यहाँ पे, इंटू में लिख रहा हूं एच, ठीक है, प्लस सी डी के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और लंबाई वही एल होगी जितने ऊपर है, प्लस तीसरा देखो ई का ई लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डी एल जो है वो क्या है, एच है, इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, आगे ले लिया, और डी एस का जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो एस आएगा, ठीक है। और एस का मतलब है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, आयताकार है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब देखो
अब हम अप्लाई करेंगे h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि हमें तो बाउंड्री के ऊपर देखना है भाई, इस बाउंड्री के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज हो रहा है, तो हमें इसको बिल्कुल ऐसे बाउंड्री के ऊपर ले आना है। ये कब आएगा ऐसे 0, h बराबर 0 करेंगे तो ये पूरा बाउंड्री के ऊपर आ जाएगा सरफेस, ठीक है। तो h टेंड्स टू 0 लिखो तो क्या बचता है, देखो E1L प्लस ये 0 हो गया, ठीक है, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और ये h के कारण ये पूरा पद भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, E1L प्लस E2 इंटू एल इज इक्वल टू 0। एक और चीज, ये जो एल वेक्टर की डायरेक्शन है, इधर देखना, सॉरी ई वेक्टर की, वो इस तरफ है, ठीक है। एल वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखो ई वेक्टर तो इधर जा रहा है, लेकिन एल वेक्टर कहाँ जा रहा है, अपोजिट आ रहा है, इसलिए 180 डिग्री होगा, ई डी एल cos 180। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का आएगा, क्या आएगा, ये माइनस का, ठीक है। E2 वाला जो पद है वो माइनस का आएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं E1t माइनस E2t इज इक्वल टू 0। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, देखना इधर, E1L मतलब इस लेंथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लो ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस प्रकार से, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और एक होगा नॉर्मल कंपोनेंट। अभी जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, स्पर्श रेखा के अनुदिश है, इसलिए हम टेंजेंशियल लिख रहे हैं उसको। नॉर्मल कंपोनेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ नहीं है, ऐसे टेंजेंशियल स्पर्श रेखा के अनुदिश है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। सॉरी डायरेक्शन तो एक ही है, बस लेंथ ये जो है वो चेंज हो रही है सेकंड वाली टर्म में। तो क्या हो गया, E1 माइनस E2 बराबर 0। आगे क्या हो जाएगा, ये देखो E1t इज इक्वल टू E2t, ये जो है थर्ड बाउंड्री कंडीशन हो गई, ठीक है। और इससे क्या पता चल रहा है हमें, इससे हमें ये पता चल रहा है कि दो अलग अलग माध्यम को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र का टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, स्पर्श रेखा के अनुदिश जो घटक होता है, वो दोनों घटक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे ऊपर वाला हो और या फिर नीचे वाला, मतलब सतत है। विद्युत क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है जब हम एक बाउंड्री से एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं, तो इस बाउंड्री के ऊपर विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे पहले हम देख चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के नॉर्मल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता है, ऊपर नीचे वाले। यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बदल जाते हैं, हमने देखा था वहां पे d1n माइनस d2n इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा के हिसाब से चेंज हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब देखो आगे, तो ये थर्ड जो है बाउंड्री कंडीशन हो गई, टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, याद रखो थर्ड बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से एक होता है चौथी बाउंड्री कंडीशन, किसके लिए, एच वेक्टर के लिए। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होता है, चुंबकन क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर किसी पदार्थ को रख के उस पदार्थ को मैग्नेटाइज किया जाता है, वो जो चुंबकन क्षेत्र होता है, उसके लिए भी सेम पूरा यही जो है प्रोसेस तुम्हें दोहराना है। यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका लाइन इंटीग्रल यूज करना होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लिख सकते हैं बी डॉट डी एल, एम्पियर का नियम जो हमने पढ़ा था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई वाला। तो पूरा यही प्रोसेस है, उसके लिए बाउंड्री कंडीशन भी ऐसी ही आएगी, ठीक इस प्रकार से आएगी, H1t इज इक्वल टू H2t, ठीक है। तो चुंबकन क्षेत्र के भी टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होते हैं, और चुंबकन क्षेत्र के और चुंबकीय प्रेरण जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल नहीं होते हैं, उसके नॉर्मल कंपोनेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इक्वल होने का मतलब यह है कंटिन्यूअस है, उस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है बाउंड्री के ऊपर। बाउंड्री के ऊपर एच में भी कोई परिवर्तन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई कंपोनेंट के अंदर चेंज नहीं। तो कौन से कंपोनेंट में चेंज नहीं हुआ है, टेंजेंशियल में। नॉर्मल कंपोनेंट में हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चार बाउंड्री कंडीशन हो गई, ठीक है। चार हमने बाउंड्री कंडीशन पढ़ी है, डी के लिए, बी के लिए, ई के लिए और एच के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। 4 बाउंड्री कंडीशन में से एक बाउंड्री कंडीशन तुम्हें पूछी जा सकती है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो 4 बाउंड्री कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन हमने पढ़ी थी D1n माइनस D2n इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमने पढ़ी थी B1n इज इक्वल टू B2n, नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी बंद परिपथ के लिए। उसके बाद तीसरी हमने पढ़ी अभी ET1 इज इक्वल टू E2t, टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। उसी प्रकार से चुंबकन क्षेत्र के लिए भी टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 4 बाउंड्री कंडीशन तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये याद करना है। तो इस प्रकार से हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई, ठीक है। और बहुत ही ईजी है, इससे तो कम से कम जरूर तैयार कर लेना तुम लोग। आगे कल नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे हम।